नमस्कार। तक्षशिला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना भारद्वाज आज बीएड सेकंड सेम का टॉपिक अधिगम पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम अधिगम के बारे में जानते हैं। पिछली कक्षा में हमने टीचर के क्या प्रभावी शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए ये देखे थे। उसके कुछ पॉइंट रह गए थे, तो चलिए उन पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। बच्चों में नेतृत्व की क्षमता का विकास। अब बच्चों में नेतृत्व की क्षमता कैसे विकास होगा ये देखते हैं। अध्यापक कक्षा में विभिन्न टोलियों में बांटते। प्रत्येक टोली का एक नेता घोषित करना चाहिए तथा प्रत्येक टोली में एक कार्य दे दे। उसका जवाबदेही नेता को होना चाहिए। जिस तरह से हम क्लास में कई बार क्या होता है, मॉनिटर बना देते हैं कि इस ग्रुप का मॉनिटर ये होगा, इस ग्रुप का मॉनिटर ये होगा, है ना। उससे क्या होगा, बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और बच्चों को कार्य करने की शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी और उनमें आत्मविश्वास जैसे गुणों का संचार होगा, जिसके कारण बच्चे शिक्षा में रुचि अधिक लेंगे और अध्यापक जो भी सिखाता है उसे बहुत आसानी से और जिम्मेदारी से सीख जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आता है कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाएं। यदि आपका शिक्षण प्रभावशाली बनाना है तो आपको निश्चित ही कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है, आप प्रत्येक विद्यार्थी पर नज़र रख पाएंगे कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अध्यापक को कक्षा में बैठकर नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे कक्षा में खड़े होकर घूम घूम कर पढ़ाना चाहिए। इससे अध्यापक की नज़र सभी बच्चों पर होती है और अनुशासन भी बना रहता है। यदि टीचर बैठ जाएगी तो बच्चों को उतना डर नहीं रहेगा और टीचर यदि घूम घूम कर पढ़ाएगी तो बच्चे भी अनुशासित रहेंगे और उन्हें जो भी टीचर बोल रही है उसको बराबर से कॉपी में नोट डाउन करेंगे या ध्यान से सुनेंगे, है ना। सभी बच्चे सीखने का प्रयास भी करते हैं क्योंकि अध्यापक सभी बच्चों में से टच रहता है और यह भी भली भांति देखता रहता है कि कौन बच्चा मेरी बात को गंभीरता से ले रहा है और कौन बच्चा गंभीरता से नहीं ले रहा है। जब आप घूम घूम के पढ़ाएंगे तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, प्रत्येक बच्चे पर आपकी नज़र होगी और उससे क्या होगा, उनको आप देख पाएंगे कि वो गंभीरता से जो आप पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। कौन बच्चा पढ़ाई में रुचि ले रहा है, कौन बच्चे को रुचि नहीं है, ये भी आपकी घूमने से ही पता चल जाएगा कि आप कक्षा में घूम घूम कर पढ़ा रहे हैं। तो ये इतना समझ में आ जाता है टीचर को कि किसका मन लग रहा है और किस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अधिकतर बच्चे पढ़ने में रुचि दिखलाने लगते हैं इस प्रकार के शिक्षण कौशल से। और क्या होगा, यदि जो बच्चे पढ़ना नहीं भी चाहते हैं तो वो थोड़ा सा टीचर के डर से पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, शिक्षण कौशल के शिक्षा स्तर में बहुत अधिक सुधार देखा जा सकता है इससे। नेक्स्ट आता है गृह कार्य अवश्य दें एवं चेक भी करें। ठीक है, यदि आप गृह कार्य दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं और उसे यदि चेक नहीं कर रहे तो बच्चों के आगे क्या होगा, वो डर नहीं रहेगा और वो उनको लगेगा अरे टीचर तो चेक करती ही नहीं, तो वो होमवर्क भी नहीं किया करेंगे। और यदि आप ध्यान से आपने होमवर्क दिया और ध्यान से उसको चेक कर दिया और उनको वेरी गुड या गुड लिखा तो इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा, है ना। वो आगे कार्य करने के लिए प्रेरित भी होंगे। बच्चे को उचित गृह कार्य अवश्य दें
जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड गृह कार्य होमवर्क ज़रूर देना चाहिए। उससे निश्चित रूप से चेक भी अवश्य करें, और चेक भी करना बहुत आवश्यक है। आपके इस शिक्षण कौशल से बच्चों में निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में सकारात्मक रूप से सुधार अवश्य देखने में मिलेगा। इससे क्या होगा, बच्चों का सुधार अवश्य होगा और वो निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट आता है, पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाएं। अब टीचर को प्रभावशाली होने के लिए अपनी जो तैयारी है, जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पहले तैयार कर ले, उसका लेसन प्लान बना ले। उससे क्या होगा कि बच्चों के सामने जब वो जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो जब कॉन्फिडेंट वो खुद टीचर रहेंगे तो बच्चे भी उससे बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा उनको भी प्रदान होगी। जिस विषय वस्तु को आपको कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है उसे एक दिन पहले अवश्य पढ़ लें, है ना। इससे क्या होगा, इससे आप में आत्मविश्वास आएगा और उस विषय वस्तु को बच्चों के सम्मुख स्पष्ट रूप से आप रख पाएंगे। जब आप पहले से जो पढ़ाने जा रहे हैं एक बार उसको रीड कर लेंगे तो आपके अंदर क्या रहेगा, बहुत अधिक कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, है ना। और क्या होगा, बच्चे भी उस विषय वस्तु को सीखने में अधिक से अधिक रुचि लेंगे। उनको भी बोलिए कि कल आप पढ़ के आइए, है ना, पहले से, तो उससे उनको भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बच्चे भी आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। और अध्यापक उनके शिक्षण कार्य काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसके द्वारा उनका शिक्षण कार्य क्या होता है, अच्छा हो जाता है और बच्चे भी ऐसे शिक्षक का सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि टीचर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अधिक आत्मविश्वास है, तो बच्चा भी क्या करता है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है और इससे बच्चों के सीखने में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है ना। इससे भी एक तरीका ये भी है कि बच्चों को इससे भी सिखाया जा सकता है, ये एक सकारात्मक तरीका होता है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक भ्रमण के द्वारा शिक्षण। अब देखिए, जब हम शिक्षा से रिलेटेड भ्रमण में जाते हैं, पिकनिक लेके जाते हैं बच्चों को, तो उससे भी बाहर लेके जाना भी, उससे स्कूल का यही मकसद होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी अच्छी चीज़ को आत्मसात कर लें, ग्रहण कर लें। तो ये क्या एक एक कहना चाहिए, एक वो आता है स्कूल के ही अंतर्गत कि बच्चों को भ्रमण के लिए भी लेके जाना चाहिए, करिकुलम के अंतर्गत आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो शैक्षिक भ्रमण के द्वारा शिक्षा पर बहुत अधिक महत्व देते थे, है ना। जो कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनका मानना था कि शैक्षिक भ्रमण के द्वारा हम शिक्षा को अधिक से अधिक सिखा सकते हैं। कहते थे कि भ्रमण के द्वारा ग्रहण की गई शिक्षा स्थायी हो जाती है। अब आप कोई चीज़ घूम घूम के बच्चों को समझा रहे हैं, बाहर भ्रमण के लिए ले गए हैं, तब आप यदि उनको कोई बात समझा रहे हैं तो इससे क्या होगा, उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में और वो हमेशा के लिए उनके ध्यान में, माइंड में लिख जाएगी तथा उनके लिए शिक्षा का स्तर में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। इस प्रकार की शिक्षा को वह बहुत ही सरलता से सीख लेता है और ऐसी ही शिक्षा को क्या कर लेता है, वो जल्दी से ध्यान दे के सीख लेता है। इससे क्या होता है, हमारा शिक्षण स्तर बहुत अधिक सुधार होता है। नेक्स्ट आता है कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भागीदारी। एक शिक्षक को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो सामने बच्चे बैठ रहे हैं वही बार बार हाथ उठा रहे हैं और पीछे के बच्चों को मौका ही नहीं मिल पा रहा। तो सभी बच्चों पर टीचर को अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है।
कक्षा कक्ष में चर्चा के दौरान हर बच्चे की भागीदारी लेने का प्रयास करें। यह एक दिन में संभव ना हो तो सप्ताह में अलग अलग दिनों में बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर दें, ताकि कोई भी बच्चा यह महसूस न करे कि कक्षा कक्ष में जो पढ़ाया जा रहा है वह उसके लिए समझना मुश्किल है। उसको लगे कि कक्षा का संचालन उसके लिए ही किया जा रहा है। इससे बच्चे खुद भी सीखने के लिए जिम्मेदार होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। तैयारी भी कक्षा में करके आएंगे तो क्या होगा, उनका अच्छा एक रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट से क्या होगा, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा आवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ मिलकर सकारात्मक भाव से अब सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सरल, स्पष्ट एवं मातृभाषा में शिक्षण। अब देखिए, अपना जब भी शिक्षण कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, आप एकदम सरल भाषा में बोलिए, समझाने के लिए स्पष्ट बोलिए और अपनी उनकी मातृभाषा में जितना आप पढ़ा रहे हैं वो एकदम बच्चों को साफ साफ सुनाई दे और वो साफ साफ लिख सके, ऐसा शिक्षण करना चाहिए। अध्यापक को कक्षा कक्ष में सरल, स्पष्ट और मातृभाषा में ही शिक्षण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना बेहतर तरीके से मातृभाषा को पढ़ना सीखते हैं, कोई भी नहीं सीख पाते तथा अन्य किसी भाषा में नहीं कर सकते, जिससे कि वह कमज़ोर से कमज़ोर और होशियार से होशियार बच्चे भी आसानी से समझ लेते हैं। अब जो भी मातृभाषा है उससे क्या होता है, हिंदी जो भाषा है उसको सभी लोग समझ लेते हैं और अच्छे से समझ के जान पाते हैं। इसलिए हमें जो ऐसी भाषा का बोलना चाहिए जो बहुत ही साफ और स्पष्ट हो और सरल हो सुनने में, जिससे बच्चों को जल्दी से याद हो जाए। नेक्स्ट आता है बैग का वजन कम। अब जो बैग है वो अपने पीठ में, आपने देखा होगा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत बड़ा भारी बैग पीठ में लाद कर रखे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, एक ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, प्रभावी शिक्षक के लिए हमें इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि जैसे ही बैग के वज़न कम से कम हो, आप टाइम टेबल बना दीजिए कि इस दिन ये बुक्स लाना है, इस दिन ये बुक्स लाना है और इस दिन ये बुक्स लाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से एक हमको क्या बना देना चाहिए, टाइम टेबल बना देना चाहिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और क्योंकि बच्चे के बैग में जब वज़न ज़्यादा होता है तो इससे भी वो क्या होता है, थक जाते हैं और उसका सीधा प्रभाव क्या पड़ता है, सीखने की प्रक्रिया पर पड़ जाता है। अब जब वो थक ही गए हैं, उनके कंधे में दर्द होने लग जा रहा है, तो सीखना और समझना क्या करेंगे, अब वो बंद कर देंगे, केवल दर्द पे ही ध्यान चला गया था। नेक्स्ट आता है घर पर पढ़ने की आदत का विकास। अब देखिए, हम घर पर रह रहे हैं, अभी लॉकडाउन के समय में सभी घर में रह रहे हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, बस बहुत टीवी देख रहे हैं, खूब लेट तक सो रहे हैं और खूब सुबह लेट भी उठ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, घर पर ही पढ़ने की आदत का विकास करना चाहिए। जितना बच्चा सेल्फ स्टडी सीखता है उतना किसी अन्य के द्वारा नहीं सीखता, तो बच्चे को हमें सेल्फ स्टडी बोलना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी करिए, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उसको आप एक अलग पेज में लिखते जाइए। शिक्षक को अन्य तो केवल रास्ता बताने वाला होता है, उस रास्ते पर छात्र को ही चलकर जाना होता है। एक रास्ता ऐसा होता है जिसमें केवल शिक्षक आपको सही राह दिखाता है, वो तो अपना सही राह दिखाता है, अब उस पर आपको खुद को भी चलना है और दूसरे बच्चों को जो घर पर पढ़ाई करने के लिए हमेशा प्रेरित करना है। सही राह पर चलते चलते वो क्या करेंगे, बच्चों अपना आगे बढ़ते ही चले जाएंगे और इस तरह से क्या होगा, अध्यापक को अधिक से अधिक बच्चों को घर पर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि जो स्कूल में पढ़ के आए हैं वही जाकर घर में रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, वो चीज़ हमको एकदम याद हो जाती है।
नेक्स्ट आता है शिक्षक अपने आप को उदाहरण के रूप में। अब शिक्षक यदि कोई बात समझा रहा है, कोई बात बता रहा है, तो उसमें यदि अपने आप को प्रेजेंट करता है तो उससे बच्चे क्या होता है, बहुत जल्दी समझते हैं और ये भी शिक्षण क्रिया में बहुत अधिक सहायक होता है। शिक्षक को छात्र अपना हीरो समझते हैं, इसलिए शिक्षक को सदैव सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उसके व्यवहार का अनुसरण करके छात्र अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें। अध्यापक को सामाजिक जागरूकता जैसे मुद्दों को बच्चों के बीच प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ आपने सामाजिक मुद्दा रख दिया है ना, कि चलिए नोटबंदी पे बोलिए, चलिए अपने यहाँ के कोई नेता का नाम ले लिया, उनके बारे में बोलिए, तो इससे क्या होगा, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट जागृत होगा। मतलब डिबेट प्रतियोगिता जैसे उनकी होगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा, अध्यापक को सामाजिक जागरूकता जैसे मुद्दों को बच्चों के बीच प्रस्तुत करना चाहिए तथा स्वयं को भी एक उदाहरण के रूप में सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। आप अपने आप को भी एक उदाहरण के रूप में अपने आप को साबित करो। और क्या करना चाहिए, इससे क्या होगा, जब आपने अपने आप को भी प्रस्तुत किया, कोई भी चीज़ बहुत सरल और स्पष्ट समझा रही है, तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया बहुत अधिक बढ़ जाएगी, काफ़ी तेज़ हो जाएगी। अध्यापक के व्यवहार में छात्रों पर सीधा असर पड़ जाएगा। यदि अध्यापक उपरोक्त शिक्षण कौशल का अपने शिक्षण में प्रयोग करता है तो कक्ष का शिक्षण स्तर सकारात्मक दृष्टि से सुधरेगा। सकारात्मक मतलब हमको पॉजिटिव सोच रखना होगा तथा बच्चे भी सीखने में रुचि लेंगे। वह कक्षा के शिक्षण को एक बोझ न समझकर खुले रूप में अध्यापक उपरोक्त शिक्षण कौशल का प्रयोग करता है। उसके पीरियड में बच्चों को छोड़ने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है ना। देखा होगा आपने, क्या होता है, एक पीरियड गेम्स का होता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, गेम्स के पीरियड को अलग कर देते हैं। इससे भी क्या होगा, आप गेम्स के पीरियड को अलग करके केवल पढ़ाते रहेंगे तो बच्चों का शिक्षण में मन नहीं लगेगा। और यदि सब काम पढ़ा भी रहे हैं और सब काम टाइम पे टू टाइम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, शिक्षण स्तर में बहुत अधिक सुधार अवश्य होगा। अब एक टॉपिक रह गया था आप लोग का, है ना। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैडम अधिगम के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। तो चलिए एक बार मैं फिर से आप लोग को अधिगम क्या होता है, आप लोग कुछ बच्चे नहीं सुन पाए तो बिल्कुल एक बार फिर से बता देती हूँ। अधिगम का अर्थ होता है शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है अधिगम को। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना है। हम सभी जानते हैं मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही है। बच्चा आप देखते होंगे निरंतर कुछ ना कुछ नई बातों को ग्रहण करता है, सीखता ही रहता है। हम आज भी जब बड़े हो जाते हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ नई बातें निरंतर सीखने को मिलती है। घर, स्कूल व अपने आसपास से के वातावरण से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। आज हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं, है ना। क्या बोला है उनने, सीखने की प्रक्रिया द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है ना। आज क्या करता है, आज का इंसान सीखना नहीं चाहता, वह सोचता है हमें सब कुछ आता है। विभिन्न प्रकार के अनुभव की वजह से मनुष्य को के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सीखना, लर्निंग। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं।
जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सिलाई को जैसे ही हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। तो क्या होता है, ये उसको एक अनुभव हो जाता है कि ये दिया दिया जल रहा है और हम उसको छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो जलती हुई विषय वस्तु को छूने से अब वो क्या करेगा, डरेगा। अब कभी उसको साहस नहीं होगा कि हमें ये बात, हम इससे जल गए थे और हम इसको दोबारा छू लें। ये क्या हुआ, एक तरह से सीखना हुआ कि ये गर्म है, हमें इसको नहीं छूना है। अब अधिगम की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, वो भी देख लेते हैं, है ना। गेट्स व अन्य ने कहा है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। अब अनुभव के द्वारा मतलब जो चीज़ आपने पहले से आपके देखा होगा, आपके घर में बुजुर्ग हैं तो वो क्या कहते हैं, हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया है, मतलब उनको इतना अनुभव है कि वो अपने अनुभव के अनुसार आपको कुछ बात बता रहे हैं। तो वैसे ही अनुभव के द्वारा ही व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। ये किसने बताया, गेट्स के अनुसार। अब क्रो एंड क्रो क्या बताते हैं, सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। और पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है ना। व्यक्ति में हमेशा निरंतर परिवर्तन, हर दिन बदल रहा है, हर दिन कुछ। जब भी सवेरा होता है तो क्या होता है, एक नया सवेरा लेके आता है, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए खास होता है। ऐसा सोचकर हमें निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो उसके वातावरण में जो परिवर्तन हमको महसूस होता है उसी के अनुसार, तो उसी को ही पाल ने समझाया है कि अधिगम भी व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। वातावरण, इन्वायरमेंट के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार वो बदलता रहता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है, अब जो परिभाषाएं हमने पढ़ी उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। सॉरी। सेकंड, सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है, सिखाना नए अनुभव ग्रहण करता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। निरंतर हम कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखते हैं। यह एक सृजनात्मक पद्धति है। यह स्थानांतरित होता है ना। एक स्थान से दूसरा स्थान परिवर्तित हो जाता है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह प्रगति और विकास है। अब अधिगम के उद्देश्य क्या क्या हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं। वैसे मैंने पिछली क्लास में और पिछले वीडियो में आप लोग को सब कुछ समझा चुकी हूँ, पर स्टूडेंट्स के कई बार मैसेज आए हैं कि एक बार फिर से समझा दीजिए। तो बिल्कुल बेटा, हम बिल्कुल समझा देंगे, हम आपके लिए ही हैं। और आप फिर से समझना चाहते हैं तो हम फिर से समझा देंगे कि अधिगम के उद्देश्य, अधिगम की अवधारणा और प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटकों को हम जान पाएंगे। अधिगम के विभिन्न तरीकों और सिद्धांतों की व्याख्या कर पाएंगे। अधिगम और शिक्षण के पारंपरिक और आधुनिक उपागमों के बीच अंतर भी बता पाएंगे। नेक्स्ट आता है अधिगम के सिद्धांत। अब अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं, 3 ही सिद्धांत हैं, है ना। सबसे पहला सिद्धांत है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो हम सबसे पहले देखते हैं तत्परता का नियम क्या होता है, ये देखते हैं। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए
पहले से तैयार रहता है तो वह कार्य उसे आनंद देता है। किसी कार्य को करने के लिए वो हमेशा तैयार है, तो वो कोई भी काम को बहुत आनंद लेकर सीखेगा और शीघ्र ही सीख जाएगा और बहुत जल्दी सीख जाएगा। इसके विपरीत यदि कार्य को करने में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा, वह उस कार्य को जल्दी नहीं सीख पाएगा और झुंझलाता रहेगा, क्रोधित होता रहेगा और उसको जो सीखने की प्रक्रिया है, वो जो सीखने की गति है वो धीमी हो जाएगी, है ना। ये कहलाता है तत्परता का नियम। अर्थात यदि कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट कोई चीज़ समझना चाह रहा है तो वो बहुत जल्दी सीख लेगा, और कोई चीज़ आनंद लेकर सीख रहा है, खुश होकर सीख रहा है तो उसे जल्दी ग्रहण करेगा। और वही चीज़ यदि दुखी मन से कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, तो वो कोई भी काम को सीखने में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेकंड है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जिस क्रिया को बार बार करता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है। एक छोटा सा दोहा आप लोग ने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान, है ना। करत करत अभ्यास के मतलब बार बार अभ्यास करने से हमारा वो चीज़ हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। वही यहाँ पर बताया है अभ्यास के नियम में कि जिस व्यक्ति की कोई क्रिया को बार बार करता है तो वो बहुत अधिक सीख जाता है, और इस जिस क्रिया को वह छोड़ देता है तो वह बहुत समय तक उसे सीख नहीं पाता और भूलने लग जाता है। यदि हम कोई चीज़ अपने मन में सोच लें कि हम ये बहुत जल्दी सीख जाएंगे और पॉजिटिव वे में आपने सोचा है तो आप उसे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और आपने यदि सोच लिया कि नहीं यार हमको तो ये चीज़ आ ही नहीं सकती, तो वो निश्चित मानिए कि वो कभी नहीं आएगी। और आपने यदि सीख भी ली वो चीज़ तो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी। लेकिन यही चीज़ जब आप इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे तो आपको वो जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। जैसे क्या होता है, गणित विषय, मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो सबको अच्छा नहीं लगता है। कुछ बच्चों को बहुत पसंद आता है और कुछ बच्चों को पसंद नहीं आता है। किसी किसी को टाइपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है ना। इसे उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अब अभ्यास के नियम को और एक और नाम दिया, अनुपयोग का भी नियम कहते हैं। नेक्स्ट आता है, ये लास्ट है, प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है तो उसे वह सीखने का प्रयत्न करता है ना। सीखने का जिसमें उसको जो काम करने में उसको क्या हो रहा है, सुख और संतोष मिल रहा है कि नहीं नहीं ये काम मेरे लिए बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मैं इसमें परफेक्ट अपने आप को महसूस करती हूँ, संतोष मिलता है, तो क्या होता है उसको उस कार्य को करने में वह जल्दी से जल्दी प्रयत्नरत होता है और जल्दी से जल्दी सीख जाता है। और जिन कार्यों में करने से व्यक्ति को बुरा प्रभाव पड़ता है वह करना छोड़ देता है। यदि उसको लगता है अरे ये मेरा काम मेरे बस का नहीं है तो वो उस काम को छोड़ देता है। इस नियम को सुख तथा दुख या पुरस्कार या दंड का नियम भी कहा जाता है। क्या होता है, इस नियम को हम क्या कह सकते हैं, पुरस्कार तथा दंड का नियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ज़रूर ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट्स ज़रूर दें। और जो भी आप लोग को क्वेश्चन पूछना हो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में लिखिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।